हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, रेडियो एक्टिविटी हम लोग पढ़ चुके हैं 4 एपिसोड्स और ये 5वां एपिसोड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिसोड होने जा रहा है। ठीक, इस एपिसोड से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। तो आइए चलिए देखा जाए क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी पार्ट 5 जहाँ तक हो चुका है, ठीक उसके आगे P100 फिजिक्स में STP सर। आइए चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पहला पॉइंट है बेटा, राइट द हेडिंग डिस्प्लेसमेंट लॉ। Displacement law of radioactivity या इसी को कहते हैं ना, या इसी का नाम है, ऐसे भी कहते हैं इसको ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ ये भी कहते हैं बेटा ना। किसने दिया था ये? 1913 में शोडी एंड फैजान्स ने दिया इस लॉ को 1913 में। ओके, चलो बेटा। तो नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ या व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, होता ही क्या है? क्लियर? P100 फिजिक्स मैं SDP सर। उम्मीद करता हूँ कि आप रेडियो एक्टिविटी का लेक्चर 4 तक बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। ये 5वां लेक्चर, तो सिस्टमेटिक पढ़ते आइएगा, सीधे 5वें पे मत पहुँचिएगा। हाँ, पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, क्योंकि सब सिस्टमेटिक है बेटा। क्लियर? और फिजिक्स बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस उसको केवल स्टेप बाय स्टेप समझने की जरूरत है। क्लियर? तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करिए तो उसका वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करिए। सारे वीडियो हर चैप्टर के एक ही पास जनरली मिलेंगे। ओके, चलो बेटा आ जाओ। तो क्या है ये लॉ? तो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि अल्फा एंड बीटा नेवर इमिट टुगेदर। अल्फा बीटा कभी भी एक साथ इनका इमिशन नहीं होता। अल्फा बीटा का इमिशन कभी भी एक साथ बेटा नहीं होता। यू नो वेल, अल्फा बीटा का इमिशन एक साथ कभी भी नहीं होता। क्लियर? हाँ, कौन कौन एक साथ हो सकते हैं? अल्फा एंड गामा या बीटा एंड गामा। गामा ही किसी के साथ इमिट कर सकता है, लेकिन अल्फा बीटा दोनों एक साथ नहीं होते। पीछे सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। चलिए यहाँ से तब आगे हम लोग बढ़ा जाए। तो बेटा, तो अब हमारे पास केस क्या है? या तो इमिशन होगा अल्फा का या तो इमिशन होगा बीटा का, होगा ना। अच्छा, जानते हो कि व्हेन अल्फा इमिटेड, जब अल्फा का इमिशन होगा तो क्या होगा? तो चूंकि अल्फा का मतलब क्या बेटा? अल्फा क्या बेटा? अल्फा है 2He⁴, यही है ना बेटा। 2 क्या है? जेड की संख्या है 2, और यह 4 क्या है? यह है ए, मास नंबर। इसको क्या बोलते हैं? मास नंबर। इसको बोलते हैं मास नंबर। यानी कि यदि आप जीरो फिजिक्स जानते हो तो नो प्रॉब्लम, बस वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करिए, सिस्टमेटिक पढ़िए। जीरो जानते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं जीरो से हीरो बनाऊंगा। क्लियर? P100 फिजिक्स फिर आप जीरो से हीरो बनेंगे। हाँ, बस सिस्टमेटिक एक एक वीडियो की एक लाइन कायदे से उसको पढ़ना है। इधर उधर आगे पीछे भगा के पढ़ेंगे तो फिर इधर उधर भगा के नंबर भी आएगा, है कि नहीं? तो एकदम सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। पूरे वीडियो पढ़ने के बाद में चैप्टर का फिर देखिए क्या कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि आप इसका आंसर नहीं दे दें, चाहे वह थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो। तो फिर आज बेटा मैं यहाँ पे आपको अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। तो जानते बेटा कि ये मास नंबर है, तो मास नंबर ए को थोड़ा हम फिर से लिख दें, क्योंकि व्यू के वीडियो से बाहर हो रहा है बेटा। तो देखो, तो ए है ना, तो ये क्या है बेटा? मास नंबर। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? चलो बेटा, मास नंबर क्या होता है भी देखो। मास नंबर मीन्स की टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियंस। मास नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियंस। ध्यान देना बेटा, मास नंबर मीन्स ना, ये जो ये इसको बोलते हैं मास नंबर ना, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ
न्यूक्लियॉन्स। अब कहोगे कि न्यूक्लियॉन्स क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इसको न्यूक्लियॉन्स कंबाइंड वे में इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते बेटा। तो टोटल ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को बेटा न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं ना। हाँ, एकदम जीरो से। तो देखो बेटा, तो ये है, इसको बोलते हैं मास नंबर, और ये है एटॉमिक नंबर जेड। जेड क्या बेटा, ये है, इसका नाम है ना एटॉमिक नंबर। अब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कहते हैं एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। इसको क्या बोलते हैं, जेड को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। और ये जो मास नंबर को क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूक्लियॉन्स ना, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले। तो बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं, यानी जो मेन होते हैं, कौन कौन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को केवल लिया जाता है बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को केवल लिया जाता है ना। बहुत सारे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स होते हैं, उनकी हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं रहती है, यही बिल्डिंग ब्लॉक यही मेन है, इसलिए उनको लिया जाता है बेटा। चलो यहाँ पे समझ गए, लिखने का तरीका बेटा जान गए। अब आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। तो व्हेन अल्फा इमिटेड, यानी कि जब कभी अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है, तो देख रहे हो कि जब अल्फा का इमिशन होगा ना, तो ये देख रहे हो Z2 है और ये मास नंबर 4 है, यानी कि मास नंबर में जिस एटम से अल्फा निकलेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा और उसका मास नंबर ना 4 कम हो जाएगा। देखो 4 कम हो जाएगा, उसका साफ दिख रहा है ना, 4 कम हो जाएगा। तो जब एटॉमिक, अच्छा जानते हो, क्या जानते हो कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें किसी भी एलिमेंट का पोजीशन उसके परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करता है, यानी कि उसके मास नंबर पर डिपेंड करता है, यानी कि उसके जेड पे डिपेंड करता है, कहता ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी भी आइटम का किसी भी आइटम यानी किसी भी एलिमेंट का पोजीशन, तो किसी भी एलिमेंट का पोजीशन उसके जेड पे डिपेंड करता है, और यहाँ पर जेड हो रहा है कम। इसका मतलब कि वो जहाँ पर होगा वह 2 स्थान क्या हो जाएगा, पीछे बैक हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कितने ग्रुप का, 2 ग्रुप का। तो जब वो 2 ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 2 ग्रुप वो पीछे आ जाए। जैसे मान लो कि 8वें में था और एक अल्फा का एमिशन हुआ, तो एक अल्फा का एमिशन हुआ तो 2 ग्रुप यानी कि ना जेड का 2 कम हो गया, तो अब 2 पीछे आएगा, तो 8 में से 2 माइनस करोगे, अब वो किस में आ जाएगा, 6वें ग्रुप में आ जाएगा, 6th ग्रुप में आ जाएगा। इसी को कहते हैं ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। देने वाला साइंटिस्ट सॉडी फैजान्स, सॉडी और 2 साइंटिस्ट है, सॉडी और फैजान्स, कब 1913 में। तो अब इस लॉ को लिख दो, इसी को देखो। तो व्हेन अल्फा पार्टिकल इमिटेड, देन होता क्या बेटा, देन एटॉमिक नंबर ऑफ न्यू एलिमेंट decreases by 2. एटॉमिक नंबर ऑफ न्यू एलिमेंट डिक्रीजेज बाई 2, एंड और क्या, एंड मास नंबर डिक्रीजेज बाई 4, एंड मास नंबर डिक्रीजेज बाई 4। तो मास नंबर में 4 की कमी, और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाती है। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ द रेडियोएक्टिविटी कहते हैं बेटा, या नहीं तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ ना, या तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ ना, या सॉडी फैजान्स लॉ कहते हैं। तो मास नंबर में 4 की कमी, और मास नंबर में 4 की कमी, और एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होती है बेटा, 2 की। तो परमाणु क्रमांक 2 कम हो गया, और मास नंबर है कि द्रव्यमान संख्या बोलते हैं हिंदी में, मास नंबर में द्रव्यमान संख्या, तो वो कितने की कमी हो रही है, 4 की। जल्दी से नोट करो पॉइंट को। कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए, यूरेनियम 238,
यूरेनियम 238 बेटा। चलो तो आ जाओ, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे सपोज करो कि 92 यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 92, यूरेनियम 238 है बेटा। इससे एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो रहा है ना, अल्फा इमिशन। देखो बेटा, अल्फा इमिशन, अल्फा इमिशन ना, अल्फा इमिशन हो रहा है बेटा, एक अल्फा पार्टिकल का ऐसे इमिशन हो रहा है। चलो तो एक अल्फा पार्टिकल इमिशन माध्यम से क्या हुआ, 2He4, एक अल्फा पार्टिकल इमिशन हो गया, निकल गया, अब बचा क्या, बना क्या। देखो बेटा ये 92 है ना, इसमें से 2 माइनस कर दो, जेड 2 कम हो जाता है, 2 माइनस कर दो, कितना आएगा 90 आएगा। और 234 है तो यहाँ से 4 माइनस कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाए 238 है, 4 माइनस करोगे तो 234, 238 में 4 निकाल दो, 234 हो गया, 234 हो गया। अब ये कौन सा है, कौन सा है, क्या बनना, थोरियम। इसी को हाँ ये सब थोड़ा सा याद रहे, तो थोरियम, तो क्या बन जाएगा बेटा, थोरियम, TH ना, तो थोरियम तो बन गया। हम लोग का क्या मिला, हम लोग को मिल गया थोरियम। ओके हटा, तो थोरियम, तो इसे बोल थोरियम। तो यस, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द अल्फा एमिशन। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ मीन्स क्या, फर्स्ट लॉ यानी अल्फा इमिशन। तो व्हेन अल्फा इमिटेड, जब अल्फा इमिशन होता है तब क्या होता है, और जानते ही हो कि अल्फा और बीटा कभी एक साथ दोनों इमिट नहीं हो सकते, जब भी होंगे तो अलग अलग होंगे। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ से बिल्कुल फिक्स है ना, अक्सर पूछ देता है कंपटीशन में, आपके एग्जाम में, कि पेरेंट एलिमेंट ये था, डॉटर एलिमेंट ये है, लास्ट वाला पहला वाला दे दिया, लास्ट वाला दे दिया। अब पूछता है कि बीच में कितने अल्फा और कितने बीटा का एमिशन हुआ होगा, या इतना अल्फा इतना बीटा का एमिशन हुआ है, पेरेंट एलिमेंट ये है, तो बताओ डॉटर एलिमेंट कितना होगा। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, यह वाला नहीं आएगा तो ये वाला, ये वाला नहीं आएगा तो ये वाला आएगा। ब्लैक बोर्ड से भी आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, जानते हो कि आज तक ना, पिछले 20 सालों में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसमें जब AIPMT होता था, BHU होता था, AIIMS होता अलग अलग, तो हर 100% क्वेश्चन पेपर से मिलते थे। अब नीट हो रहा है तो नीट में भी 100% क्वेश्चन पेपर से मिल रहे हैं, पूरे की पूरी ना। तुम्हारे 50 क्वेश्चन इस समय आएंगे, जानते हो, जिसमें से 45 तुमको करना है नीट में, और 5 नहीं करना है, 5 छोड़ देना है, 45 करना है। 50 के 50 क्वेश्चन कॉपी में होंगे आपके, किसी न किसी रूप में वापस होंगे। बहुत होगा तो कहीं डाटा वगैरह थोड़ा सा चेंज होगा, हम जहाँ 4 लिखे होंगे वहाँ 5 होगा, बस इतना ही अंतर होगा। लेकिन नियम कंसेप्ट जो हम लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पर, वही पेपर में बनेगा बेटा, वही छपेगा, चाहे वह मेंस तुम्हारा हुआ IIT का, चाहे तुम्हारा नीट हो। क्लियर, ओके चलो बेटा, तो आ जाओ, कम ऑन द पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गए, अब आ जाइए। तो अब इसका दिस वाज द फर्स्ट लॉ, अब आ जाइए सेकेंड लॉ पर चलते हैं। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड पार्ट, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ का सेकेंड पार्ट। अब आ जाइए अगला पॉइंट। हाँ अब है अगला पॉइंट हम लोगों का ना, अगला पॉइंट हम लोगों का ये तो हो गया अल्फा इमिशन, और अब बीटा इमिशन क्या होता है। चलिए अब बीटा इमिशन देखा जाए, क्या होता है बीटा इमिशन। तो जानते हो ना, ला क्या कहता है कि बीटा इमिशन बिल्कुल एकदम वही नहीं, सोडी फैजान्स ला बेटा, फैजान्स, सोडी फैजान्स, हाँ बेटा आ जाओ। चलो तो अब बीटा इमिशन नंबर सेकंड कर दीजिए, व्हेन, पहले ला लिख दीजिए, व्हेन बीटा इमिटेड, व्हेन बीटा इमिटेड। तो बीटा इमिटेड तब क्या होता है, व्हेन बीटा इमिटेड फ्रॉम एनी न्यूक्लियस
from any nucleus, then atomic number increases by 1. Atomic number increases by 1 means कि यदि पहले एटॉमिक नंबर रहा हो Z, मास नंबर रहा हो A, तो न्यू एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा? न्यू एटॉमिक नंबर कितना हुआ? न्यू एटॉमिक नंबर Z+1 हो जाना बेटा ना। क्यों? क्योंकि बीटा जानते हो, बीटा पढ़ते आ रहे हो, बीटा सब कुछ तैयार होगा आपका। बीटा -1 और मास नंबर 0 होता है। तो जब बीटा का यह -1 एटॉमिक नंबर -1 है और मास नंबर 0 है, तो जब माइनस माइनस करेंगे, देखो बेटा जेड में से -1 करिएगा तो न्यू नंबर ना बेटा, तो न्यू नंबर कितना हुआ? तो न्यू एटॉमिक नंबर कितना हुआ? Z -1 करोगे ना बेटा, तो कितना हो जाएगा? Z+1। यस, Z+1 हो जाएगा। अच्छा, अब मास नंबर कितना होगा? मास नंबर, तो मास नंबर में कुछ चेंजिंग होगी, 0 माइनस करना है ना। तो मास नंबर कितना हुआ? न्यू मास नंबर कितना होगा बेटा? न्यू मास नंबर कितना हुआ? तो A में से यदि 0 घटाएंगे तो 0 ही A ही रहेगा। तो एटॉमिक नंबर हुआ ये, मास नंबर हुआ ये। तो कीप इन माइंड दिस 2 लाइन्स। ओके, तो यही 2 होते हैं। अच्छा, अब गामा इमिशन, अगला पॉइंट गामा इमिशन का क्या होगा? तो जब गामा इमिशन होगा, तो गामा जब इमिशन होगा बेटा, नंबर 3 लिख दो। अब चलिए पहले इसको देख लिया जाए, हो गया। चलिए अब इससे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लें। नोट करिए ये पॉइंट, अच्छी तरह नोट करिए पहले। When beta emitted from any nucleus, then atomic number increases by +1. एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाई +1 ऐसे, ठीक। एंड एक शब्द और जोड़ दिए वहाँ पर कि एंड नो इफेक्ट इन मास नंबर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो न्यू एटॉमिक नंबर कितना हुआ बेटा? न्यू एटॉमिक नंबर इतना हुआ, और मास नंबर कितना हुआ? न्यू मास नंबर इतना हुआ। क्लियर हो गया? अब कोई एग्जाम्पल आइए ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल। हाँ, यहाँ पे नोट कर चुके होंगे लाइन अप। अब ये कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए, बीटा इमिशन का कोई एग्जाम्पल। कहीं से भी यदि किसी भी न्यूक्लियस से बीटा का इमिशन हो रहा है, अभी हम कल के लेक्चर में, हाँ अभी हम लोग इससे पहले लेक्चर में जस्ट वहाँ पर बीटा इमिशन ना, पॉजिट्रॉन का इमिशन, बीटा का इमिशन, सारे एग्जाम्पल्स फास्फोरस वगैरह का लेकर के सब आपको बताया हूँ। तो आइए एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे सपोज करिए कि थोरियम से ना, अभी जो थोरियम मिला हम लोगों को, अभी पहले एग्जाम्पल में जो थोरियम मिला था, तो थोरियम से बीटा का इमिशन हो रहा है। तो 90 क्या था? 90 TH234 था, 90 TH234 था, और इससे अब इमिशन हो रहा है बीटा का, मीन्स क्या? -1 बीटा 0 इमिशन। बीटा का इमिशन हो रहा है बेटा। बीटा का जब इमिशन होगा तो क्या बना? जरा देखिएगा, -1 बीटा, हाँ, या यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं बेटा। बीटा इमिशन तो -1 बीटा 0 प्लस, अब देखिए ये 90 है ना, ये 90 एक बढ़ जाता है, श्योर हो के एक बढ़ जाता है, तो 90 का एक बढ़ा दोगे तो कितना बन जाएगा? 91 बन जाएगा। अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये रहेगा 234 ही रहेगा। अब ये कौन सा है? तो
तो इसको बोलते हैं पीए, लिखते हैं पीए, नोटेशन इसका है प्रोटेक्टियम, प्रोटेक्टियम। तो इसका पूरा नाम है बेटा ना, इसका पूरा नाम है प्रोटेक्टिनियम। तो चलो बेटा, तो इसका नाम है पीए ना, क्या है, हाँ बेटा इसका नाम है प्रोटेक्टिनियम ना, इसका नाम है प्रोटेक्टिनियम। ओके बेटा, और ये है -1, ये बीटा पॉड। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द अल्फा एंड बीटा इमिशन। क्या पढ़ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ द रेडियोएक्टिविटी, यानी ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ या शॉडिफाइजन्स लॉ। क्लियर। अब रही बात है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात रही। चलो बेटा, जब अल्फा का एमिशन हुआ, जब अल्फा का एमिशन हुआ, तो अब नीचे लिख दीजिए दोनों एक साथ कि व्हेन अल्फा इमिटेड, व्हेन अल्फा इमिटेड, जब अल्फा का एमिशन हुआ तो क्या हुआ, तो न्यू एलिमेंट शिफ्टेड, न्यू एलिमेंट शिफ्टेड टू ग्रुप्स लेफ्ट। ध्यान देना बेटा, टू ग्रुप लेफ्ट, यानी कि दो ग्रुप पीछे खिसक गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, दो ग्रुप ना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसीलिए इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट लॉ। और देख रहे हैं ना, अल्फा का जब इमिशन हुआ, जब अल्फा का इमिशन हुआ और जब बीटा का इमिशन हुआ, तो देख रहे एक स्थान बढ़ जा रहा है तो एक स्थान रहने चला जाएगा। अब फिर लिख दीजिए वहाँ पर क्या, बीटा देखिए, बीटा का एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब लिखिए कि ये तो अल्फा का हो गया। अब फिर लिखिए कि व्हेन बीटा इमिटेड, when beta emitted, then new element shifted one group right, यानी आगे बढ़ जाता है ना, वन ग्रुप आगे बढ़ जाता है, वन ग्रुप राइट, राइट हैंड में नहीं, मीन्स वन ग्रुप आगे बढ़ जाता है बेटा, इसमें वन ग्रुप पीछे हो जाता है। मीन्स इस कहा जाए तो इसको कह सकते हैं कि वन ग्रुप शिफ्टेड अहेड, आगे हो जाता है। और ये क्या बेटा, अल्फा, जब अल्फा का एमिशन होता है तब क्या होता है, तो जब अल्फा का एमिशन होता है तो देखो टू ग्रुप लेफ्ट, यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि बैक, पीछे हो जाता है ना। तो बीटा का एमिशन दो ग्रुप पीछे, अल्फा का एमिशन एक ग्रुप आगे, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ द रेडियोएक्टिविटी या ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, या शॉडिफाइजन्स लॉ। क्लियर हो गया बेटा। तो क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स, हाँ ना, P100 फिजिक्स मीन्स कि हम लोग धुनाई कर रहे हैं किसकी, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है बेटा। क्लियर हो गए होंगे पक्का। अल्फा का एमिशन होता है तब क्या, बीटा, दोनों एक साथ हो नहीं सकते, जब भी होंगे दोनों एक न्यूक्लियस से दोनों हो सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही साथ सिमल्टेनियसली दोनों नहीं निकल सकते, या तो अल्फा का निकलेगा या नहीं तो फिर बीटा निकलेगा। आ जाओ अब गामा, तो लिख दीजिए नंबर 3 कर दीजिए कि जब गामा का एमिशन होता है तो क्या होता है, जब गामा का एमिशन होता है, हाँ जल्दी बोलो बेटा, जब गामा का एमिशन होता है तो क्या होता है। अब नंबर 3 लिख दीजिए, नंबर 3, व्हेन गामा रेज इमिटेड, जब गामा रेज का एमिशन होता है तब क्या होता है बोलो, तो नो चेंज इन jet and also no change
नो चेंज इन ए। ध्यान देना, ना ही एटॉमिक नंबर में कोई चेंज होता है, न ही एटॉमिक नंबर में कोई चेंज होता है, और न ही मास नंबर में कोई चेंज होता है। यदि होता है तो क्या होता है, वह हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आ जाता है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का ट्रांजिशन होता है। वनली, क्या कहोगे, वनली ट्रांजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ओनली ट्रांजिशन ऑफ न्यूक्लियस, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो न्यूक्लियस का ट्रांजिशन होता है। जेड में और ए में कोई अंतर नहीं होता, मीन्स वैसे ही रहता है। तो इसे कहते हैं बेटा ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्लियर हो गए, पक्का? कहीं कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो? ओके। अब आइए चलिए अब देखा जाए इस पे, इसके आगे क्या है। चले नेक्स्ट हेडिंग। अब न्यूमेरिकल अभी लिया जाएगा, तो इसे एक्सरसाइज देखे जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी अभी तक आया हुआ है आपके आईआईटी मेंस में और नीट में, अभी सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे, सारे क्वेश्चंस अभी डिस्कस किया जाएगा। अगला पहले थ्योरी थोड़ा पूरा कर लिया जाए तब। हाँ, अब है अगला पॉइंट हम लोग का कि रेडियो एक्टिव सीरीज क्या होता है। रेडियो एक्टिव सीरीज क्या है, अगला पॉइंट हम लोग का है कि रेडियो एक्टिव सीरीज क्या। जितने भी न्यूक्लियस है, जितने भी हैवी न्यूक्लियस है या अनस्टेबल न्यूक्लियस है, जिससे अल्फा बीटा गामा का एमिशन हो रहा होता है, तो सभी को एलिमेंट को यदि लिया जाए ना, सभी एलिमेंट को यदि लिया जाए, सभी को, जितने भी अभी तक ज्ञात है हम लोगों को, नन है एलिमेंट्स, यदि सबको लिया जाए और देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो सबका लास्ट प्रोडक्ट लेड होता है, शीशा होता है। यही रीजन है कि नेचर में ग्लास, यानी नेचर में ना अर्थ क्रस्ट में ग्लास, शीशे की मात्रा ज़्यादा होती है। जितने भी हैवी न्यूक्लियस होंगे वह अंतिम लास्ट प्रोडक्ट उनका क्या होगा, शीशा होगा। अब मैं यहाँ से कॉमन क्वेश्चन करूँ, जनरल नॉलेज एक, कि which element has T half, which element has T half infinite, जल्दी आंसर मारिए, which element has T half infinite, किसका T half infinite होता है, यानी कि किसका हाफ लाइफ टाइम इनफाइनाइट होता है। आंसर मारिए जल्दी, आंसर। हाँ, क्या मारे आंसर, किस पर मारे आंसर, अभी बोला हूँ, पीबी, क्या, लेड शीशा, पीबी। तो लेड या लेड का आइसोटोप, लेड होगा पीबी, लेड या तो लेड का आइसोटोप, लेड और इट्स आइसोटोप ना, तो या तो नेचुरल लेड होगा, नहीं तो उसका आइसोटोप होगा। तो सबका लास्ट प्रोडक्ट लेड ही होता है। ओके, इसा तो लास्ट प्रोडक्ट जब लेड होता है, यानी कि लास्ट में बचता क्या है, लेड, शीशा। तो जब लेड ही बचता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो फर्दर डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ। तो अब फर्दर जब डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, तो आप इस बात को क्या कह सकते हैं कि वह डिसइंटीग्रेट होने में, अब आगे डिसइंटीग्रेट होने में इनफाइनाइट टाइम लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि लेड का, शीशे का T हाफ इनफाइनाइट होता है। तो लेड का
क्या होगा, टी हाफ इनफाइनाइट। तो टी हाफ इक्वल टू इनफाइनाइट किसका, फॉर ऑफ लेट पीबी, तो टी इनफाइनाइट होता है। अब तो जितने भी एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट को आप क्या कर सकते हैं, सभी एलिमेंट को आप 4 सीरीज में बांट सकते हैं, 4 सीरीज में बांट सकते हैं सभी एलिमेंट को। 4 सीरीज बनेगी सबकी ना। अब ये किस बेस पर कैसे बांटेंगे, किस बेस पर कैसे बांटेंगे, चलिए। जो अल्फा का एमिशन होता है, जब अल्फा का एमिशन होता है तो जानते हो कि मास नंबर में 4 की कमी होती है। मास नंबर में कभी 3 की कमी हो नहीं सकती, मास नंबर में कभी 2 की कमी हो नहीं सकती, मास नंबर में कभी 1 की कमी नहीं हो सकती। यानी कि मास नंबर में चेंज जब भी होगा, क्या बोला, मास नंबर में चेंज जब भी होगा तो हमेशा 4 के मल्टीपल में ही होगा कि नहीं। मतलब कि यदि 1 अल्फा निकला है तो मास नंबर 4 कम हुआ होगा, 2 अल्फा निकला होगा तो मास नंबर 8 कम हुआ होगा। यानी 4 का टेबल जब भी निकलेगा तो मास नंबर में 4 की कमी होगी, पक्का श्योर हो। अब तो सबसे पहले आप इस बात को पकड़ोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, टेक्निक ट्रिक, सबसे पहले देखोगे कितना अल्फा पार्टिकल निकला है। सबसे पहला काम करोगे कि अल्फा देखोगे। क्यों? क्योंकि बीटा देखोगे तो गलत होगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि बीटा निकलेगा तो केवल एटॉमिक नंबर में चेंज होगा। जब बीटा निकलेगा तो केवल एटॉमिक नंबर में चेंज होगा, और एटॉमिक नंबर में दोनों के कारण चेंज होता है। किसके कारण चेंज होता है? बीटा के भी कारण चेंज होता है। जब बीटा निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, और जब अल्फा निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है। यानी कि एटॉमिक नंबर में चेंज अल्फा बीटा दोनों से होता है। लेकिन यह तो श्योर है, पक्का है पहले से ही कि जब अल्फा निकलेगा तो केवल मास नंबर में चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल। क्लियर? तो आ जाओ, कहीं से कितना निकला, ध्यान देना। अभी मैं आपको टेक्निक अब सिखाने जा रहा हूँ कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, हाउ यू कैन डिटरमाइन बाय ए सिंपल ट्रिक। क्लियर? तो अभी इसका यूज किया जाएगा, और इसी बेस पर हम लोग जा रहे हैं बनाने सीरीज ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। तो देयर आर 4 पॉसिबल सीरीज। चलो फिलहाल अभी हम पहले नंबर ले लिया जाए कि नंबर लिखो, टेक्निक लिखो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड बराबर कितना हुआ? पहले जितना भी मास नंबर रहे देखना A1, पहला वाला मास नंबर पहले कितना था? A1। और जो अंतिम मास नंबर आया हुआ लास्ट प्रोडक्ट लेड का, लेड होगा या तो लेड का आइसोटोप होगा। एक ही एक्टिनियम सीरीज ऐसी होती है कि जिसमें लेड नहीं होता, नहीं तो 4 में से 3 सीरीज का याद कर लो क्या 4 सीरीज बनती हैं। 3 में लेड और लेड का आइसोटोप होता है और 1 में विस्मत होता है। याद कर लो पहले ही। लिखो, फिर से लिखो, जल्दी लिखो, लिखे नहीं अभी, जल्दी लिख जा लो। 3 में लेड या लेड आइसोटोप होते हैं, अंतिम प्रोडक्ट लास्ट। और एक ही सीरीज ऐसी होती है, ये मात्र एक सीरीज ऐसी होती है जहाँ पर लेड नहीं होगा, यानी कि वहाँ पर विस्मत होगा। अभी बताऊंगा सीरीज बनाऊंगा तो वो कौन है। फिलहाल सबसे पहला पॉइंट, नंबर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड। देखते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ अल्फा, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा बराबर क्या करो, A1 क्या बेटा? A1 पेरेंट एलिमेंट
यानी कि पहले जो एलिमेंट था शुरुआत वाला T⁻0 पर, उसका मास नंबर देख लेना कितना है, और अंतिम जो आया उसका मास नंबर देख लेना कितना है। देखना लास्ट यानी क्या होगा, वो जो लेड आएगा या तो विषमत आएगा उसका मास नंबर देखना अंतिम वाले का, और दोनों को माइनस करके 4 से डिवीजन कर देना। दोनों का माइनस करके 4 से डिवीजन कर देना। कर दोगे बस तुरंत तुम्हारा फर्स्ट क्लास का ना नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पहले ही निकल जाएगा। देखते देखते पहला ई करना। अब इसके बाद क्या करना होगा, अब तुमको करना होगा कि कितना बीटा निकला। तो अब देखो दूसरा टिक ले लो, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इमिटेड। चलो भाई, अब बीटा पार्टिकल का एमिशन के लिए क्या करोगे, ध्यान देना। अब ये बताओ, मान लो कि अल्फा जितना निकला हुआ है, मान लो कि अल्फा उसकी नंबर है, नंबर है अल्फा। तो जब एक अल्फा पर कितना मास नंबर ये एटॉमिक नंबर में चेंज होना चाहिए था। एक अल्फा निकलता तो एटॉमिक नंबर कितना चेंज होता है, 2। तो जब n अल्फा निकला, मान लो कि 10 निकला, तो मास नंबर में कितना चेंज हुआ होगा, मास नंबर में तो चेंज हुआ, 10 निकला तो मास नंबर में 40 का चेंज हुआ होगा। लेकिन एटॉमिक नंबर में कितने का चेंज हुआ होगा, 10 गुणे 2 यानी कि 20 का चेंज हुआ होगा। तो एटॉमिक नंबर तो मास नंबर में तो सीधा निकाल दिया। अच्छा, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहा है, तो यदि अल्फा पार्टिकल लेट अल्फा इज n इमिटेड। सपोज करो कि अल्फा जो इमिट हुआ है ना उसकी संख्या n है, तो व्हाट शुड बी, तो नया एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, तो न्यू एटॉमिक नंबर। चलो भाई बोलो जल्दी, न्यू एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, तो न्यू एटॉमिक नंबर होना चाहिए, न्यू एटॉमिक नंबर शुड बी कितना, अरे जितना था उसमें से n इंटू 2, n का संख्या जो भी आया हो, यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं इसको n मान लिया, तो देखो बेटा जो भी आया हो तो n गुणे 2 ना, ये कम होना चाहिए था। न्यू एटॉमिक नंबर शुड बी कितना, पहले मान लिया जाए कि z था, अब उसमें से कितना कम होना चाहिए, 2n कम होना चाहिए, z माइनस 2n होना चाहिए था। यदि इतना ही है, अब क्या है, ये तो होना चाहिए था, ये शुड बी ये होना चाहिए था। लेकिन देखोगे कि है क्या, रियल क्या है, तो लेट एटॉमिक नंबर इज, अब देखोगे कि दिया क्या है, एटॉमिक नंबर इज जेड डैश। मान लो कि एटॉमिक नंबर जेड डैश दिया हुआ है और होना चाहिए था इतना, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द बीटा पार्टिकल्स। तो सपोज करो कि लेट एटॉमिक नंबर इज इतना गिवन, ध्यान देना जो गिवन जो दिया हुआ है ये वाला है, तो बीटा की संख्या कैसे बताओगे, आ जाओ यहाँ बता दूं बेटा। तो बीटा बराबर कितना हुआ, वेरी फैंटास्टिक, देखो बीटा बराबर कितना हुआ, जो एटॉमिक नंबर दिया रहे, ध्यान देना जेड डैश, बहुत ही आसान है, जो दिया रहे उसमें से जेड माइनस 2n को माइनस कर देना, जेड माइनस 2n ना को माइनस कर देना, दैट इज द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ओके फैंटास्टिक, दैट इज द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। अल्फा पहले निकाल लोगे, जब बीटा निकालना होगा तो देखो क्या करना है बेटा, न्यू एटॉमिक नंबर शुड बी, एक बीटा से जेड में 2 की कमी होती है, तो n बीटा से जेड में कितनी कमी हो गई,
2n की कमी हो गई, 2n की कमी हो गई। तो नया जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, z माइनस 2n होना चाहिए। सपोज करो कि दिया कितना है, दिया है z डैश, इसका मतलब बीटा कितना हुआ, z डैश जो दिया है माइनस सो मच, यानी इन दोनों का डिफरेंस ना, बीटा बराबर इन दोनों का डिफरेंस। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही बीटा होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस z माइनस 2n पर निकाल देना, कोई संख्या आएगी और ये z डैश क्या दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही बताएगा क्या, ये बताएगा बीटा। दैट विल बी द नंबर ऑफ द बीटा। ओके, अभी एग्जाम्पल लेके देखा जाएगा। ओके बेटा, तो ये है, तो दिस इज द लॉ। और अल्फा के एमिशन से नया एलिमेंट, डॉटर एलिमेंट यानी कि नया एलिमेंट अल्फा के एमिशन से 2 स्थान पीछे, 2 मेंडलीव की आवर्त सारणी में, पीरियाडिक टेबल में नया न्यू एलिमेंट विल शिफ्टेड टू पोजीशन बैक। बैक मीन्स जब देखोगे टेबल ना, तो बैक मीन्स लेफ्ट, पहले आ जाएगा 2 स्थान। और जब एक बीटा निकलेगा तो क्या होगा, जब एक बीटा निकलेगा तो एक बीटा के निकलना, यदि निकल रहा है तो क्या होगा, एक तो पीरियाडिक टेबल में नया एलिमेंट एक स्थान आगे बढ़ जाएगा ना, मीन्स अहेड, गोज अहेड। ओके, चलो आ जाओ अगला पॉइंट। एंड नाउ द रेडियो एक्टिव सीरीज। तो जितने भी मेंडलीव पीरियाडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, जो भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, वे सब के सब 4 पार्ट में बांटे जा सकते हैं। कैसे बांटे जा सकते हैं, अभी देखा हम लोगों ने कि अल्फा बीटा का डिटर्मिनेशन नंबर देखा। तो देख रहे हो कि जो मास नंबर है ना, जो मास नंबर है वह 4 या 4 के मल्टीपल में ही होगा हमेशा, क्योंकि एक अल्फा निकला, 2 निकला, 3 निकला, 10 निकला, 20 निकला। एक अल्फा पे 4 की कमी हो रही है, 2 पे 8 की कमी हो गई, 3 पर 12 की कमी हो गई, 4 पे 16 की कमी, 5 पे 20 की कमी हो, ऐसे जस्ट लाइक दिस। तो देयरफॉर नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेरी इजीली कैन बी कैलकुलेटेड बाय द लॉ A1 - A2 by 4. That will always the number of the alpha particles. And when you know the number of the alpha particles emitted, then by the help of this alpha particles, you can determine the value of the beta particles very easily. Beta particles, because due to the alpha emission, there should be change of 2 in the atomic number. So let there is n alpha particle emitted, so there should be change should be in the atomic number is 2n, that is less z dash. So z dash equal to what should be z dash? Z dash should be z minus 2n. And what is the given z dash? What is the given z dash? So z dash, what is the given, and now what is the real and what is the given, means what should be and what is given. What should be? So what should be? Z minus 2n. And what is the given? That is the z dash, and the difference of these two, that shows the number of the beta particles. Very fantastic. And now write the heading. Radioactive series. So write the heading radioactive series. Radioactive series. तो देख रहे हो कि क्या देख रहे हो बेटा? देख रहे हो कि 4 जब भी जो नंबर होगा अल्फा का वह 4 का मल्टीपल होगा। यदि किसी भी संख्या में डिवीजन किया जाए तो रिमाइंडर कितने आ सकते हैं, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, कितना बचने की चांसेस है, बोलो। हाँ, कॉमन सेंस यार, ये तो कॉमन सेंस। हाँ, 4 से डिवीजन किया जाए तो रिमाइंडर कितना बच सकता है, या तो 1 बचेगा, नहीं भाई, और पहले देख लिया जाए, 1 से पहले भी क्या कुछ हो सकता है। हाँ, पूरा कट गया है, 16/4 हम 16 में 4 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना बचेगा, 0। 24 में 4 से भाग दो, 24/4 6,
6 रिमाइंडर होगा, शेषफल आएगा? नो, 0। तो एक तो ये हो सकता है कि हम पहला स्टेप क्या हो सकता है बेटा, पहला ध्यान देना। अब चलो सीरियल नंबर 1 पर चलो। तो पहला ये हो सकता है कि हम कहीं पर 4 से डिवीजन करें, किसी भी मास नंबर में 4 से डिवीजन करें, यानी n बार वो डिवीजन हुआ और रिमाइंडर कुछ कितना बचा, 0। पहला ये हो सकता है, पहला तो ये सकता है। तो इसको कहते हैं 0 है ना, +0, तो +0 लिखे या ना लिखे, तो इसीलिए इसको कहते हैं 4n+0 सीरीज, या ओनली 4n लिख सकते हो, ठीक, 4n सीरीज पहला हो गया। चलो अब नंबर 2 बोलो, चांसेस तो क्या हो सकते हैं? नंबर 2 बोलिए तो क्या हो सकता है बेटा? नंबर 2 पे हो सकता है कि जब आप 4 से डिवीजन करें किसी संख्या में, मास नंबर में, तो 1 बचे, तो इसे कहेंगे 4n+1 सीरीज, पहला हो गया। दूसरा हो गया। चलो 3 नंबर पे आ जाओ तो 3 नंबर पे आ जाओ तो 3 नंबर पे क्या हो सकता है? बस वैसे ही 4n+2 बच सकता है। 2 रिमाइंडर 2 आवे, शेषफल 2 रहे, तो 4n+2 सीरीज हो गया। और नंबर 4 क्या हो सकता है? 4n+3 सीरीज हो गया। चलो और बोलो तो 4n+4 बनेगा कि नहीं? बना दें? चलो बना देते हैं। 4n+4 सीरीज बनेगा, है? बोलो भाई, 4n+4 सीरीज बनेगा। कभी 4 भी शेषफल आ सकता है, रिमाइंडर के भी 4 आ सकता है, कभी नहीं। 4 के डिवीजन में 4 रिमाइंडर कैसा कट जाएगा ना। तो मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है बेटा ना? यही रीजन है कि मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। 3 शेषफल मैक्सिमम हो सकता है। तो 0, 1, 2, 3, देयर आर 4 सीरीज, यही 4 सीरीज बनते हैं। यानी कि ये जो नंबर आया, यानी कि जो सीरीज बनी, तो उसका बेसिस क्या था? उसका बेसिस था कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यानी कि एक अल्फा निकलता है तो 4 की कमी होती, 4 का चेंज होता है। तो इसलिए जब भी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा 4 के मल्टीपल में ही होगा, वह होगा ना, 4 के मल्टीपल में ही होगा। चलो बेटा अब आ जाओ पहला पॉइंट। अब यह 4n सीरीज, तो इसको बोलते हैं 4n सीरीज बेटा, 4n सीरीज। ओके, अब इसका पेरेंट एलिमेंट कौन है? पेरेंट एलिमेंट मीन्स ना, पेरेंट एलिमेंट मीन बेटा कि पेरेंट, तो जैसे कि अब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे कि जो 4n सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जो 4n सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो 4n+1 को फॉलो कर रहे होंगे। बहुत ऐसे होंगे जो 4n+, यानी उनको सबको कैटेगराइज कर दिया गया है। तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो 4n में आएंगे, बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो 4n+1 में आएंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो 4n+2 में आएंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो 4n+3 में आएंगे ना। अच्छा, अब इसका जो पहला सीरीज बेटा, ये तो किसी एक को जो सबसे पहले पता चला तो उसको बोल दिया गया पेरेंट एलिमेंट ना, उसका नाम दे दिया गया पेरेंट एलिमेंट। जहाँ से यानी जो शुरू में हुआ, जो उसके शुरू में देखा गया, तो उसको कहते हैं ना पेरेंट एलिमेंट। तो अब यह 4n सीरीज का पेरेंट एलिमेंट कौन है? तो मैं जैसा नाम लिख दूँ उसका, तो यह है बेटा थोरियम। तो आ जाओ, इसको बोलते हैं 90Th232 थोरियम, पेरेंट एलिमेंट। अच्छा, तो पहले वाले का पेरेंट एलिमेंट है थोरियम, दूसरे वाले का पेरेंट एलिमेंट है, नाम ही चाहिए तो लिख लीजिएगा, यह नाम बेटा यहाँ पे लिख दीजिएगा छोटे में, थोरियम। ओके, चलिए दूसरे वाले का नाम बेटा नेपच्यूनियम, 93 नेपच्यूनियम। तो 93 Np237, 93 Np237, ये पेरेंट एलिमेंट बेटा। क्या नाम है इसका? नेपच्यूनियम। ये एग्जाम्पल के रूप में एक एक पेरेंट एलिमेंट ले लिया गया है उनका ना, जो इस सीरीज को फॉलो करते हैं। और नंबर तीन बेटा
यूरेनियम 238, नेचुरल यूरेनियम 230, तो लिख दीजिए कि 92 यूरेनियम 238 नेचुरल यूरेनियम है, यह यूरेनियम ना बेटा, यूरेनियम। और हाँ बेटा, और अगला पॉइंट हम लोग का है एक्टीनियम। तो जानते हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज 4n+3 सीरीज, इसको बोलते हैं ना, ये यूरेनियम का आइसोटोप है। तो 92 यूरेनियम 235, यूरेनियम का एक और आइसोटोप है बेटा यूरेनियम 233 ना, जो बहुत कम अमाउंट में मिलता है, और ये थोड़ी बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है ना। जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें 0.07% होता है, 0.07%। अब जैसा सोचो कि नेचुरल यूरेनियम में मात्र केवल 0.07% होता है, और यही देखते हो ना, पढ़ते होंगे कई पेपर्स पर निकलता है कि भारत ने कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मंगाया। तो हम लोग के यहाँ जो यूरेनियम होता है इंडिया में बहुत ही कम मात्रा में होता है, यूरेनियम बहुत ही कम मात्रा में होता है, जबकि रसिया, फ्रांस और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में बहुत ज़्यादा होता है यूरेनियम। तो इन लोगों के पास में जो इसका जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, तो ये बहुत जटिल होता है इसका यूरेनियम का, जो नेचुरल यूरेनियम होता है 238। तो इनरिच्ड यूरेनियम इसको बोलते हैं, इनरिच्ड यूरेनियम 235 को ना, इसको बोलते हैं नेचुरल यूरेनियम है, और यह इनरिच्ड यूरेनियम, इसीलिए इसका नाम पड़ा ना बेटा, इसको कहते हैं एक्टीनियम, इसका नाम पड़ा एक्टीनियम ना, बहुत ही एक्टिव है यह, इसलिए यह इसका नाम पड़ा है एक्टीनियम। तो या इसको बोलते हैं इनरिच्ड यूरेनियम, नाम लिख दो बेटा, इनरिच्ड ना, इनरिच्ड यूरेनियम, इसका नाम है इनरिच्ड यूरेनियम ना, यानी कि क्या शोधित करने के बाद, शोधन करने के बाद, यानी परिवर्धित या कुछ ऐसे शब्द होता बेटा, यानी कि उसको मॉडिफाई करने के बाद ना, एक्सट्रैक्शन करने के बाद। तो नेचुरल यूरेनियम में 0.07% होता है, तो इसका एक्सट्रैक्शन बहुत ही टफ होता है, बहुत कॉस्टली होता है ना। तो इसको इंडिया, भारत सरकार क्या करती है, दूसरे देशों से मंगा लेती है, अपने नहीं करती है, अपने यहाँ बड़ा कम ही इसका जो है इनरिच्ड यूरेनियम बनाया जाता है, बाहर से जनरली मंगाया जाता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर, चलो बेटा, ओके। तो वही कनाडा वाला कहता है कभी कभी कि हम नहीं देंगे ना, और अमेरिका क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया को भी भड़का देता है कि वो भी नहीं देता है ना, तो बड़ा कमी रहती है उसकी। लेकिन हमारे यहाँ आइटम बम वगैरह बनाने में कमी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्लूटोनियम यूज़ कर लेते हैं 239, तो वह भी कम विध्वंसक नहीं है ना, तो प्लूटोनियम यूज़ कर लेते हैं ना, प्लूटोनियम यूज़ करते हैं। और जो हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराया गया था वो भी प्लूटोनियम ही था। ठीक, चलो बेटा, तो आ जाओ, तो कम ऑन द पॉइंट। फिलहाल हम लोग अभी सीरीज देख रहे हैं, तो सीरीज, तो चलो बेटा, तो ये 4 सीरीज हैं, तो ये 4 सीरीज है, इनके पेरेंट एलिमेंट हो गए। अब अगला पॉइंट, इसके बाद सीरीज आप बना देंगे, इसे फर्स्ट क्लास की सीरीज बनाइए। हाँ, अब इसके बाद क्या हुआ, अब हमको देखना है बेटा इसमें, अब इसके आगे क्या है, हमको देखना है नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स कितने होते हैं। तो 4n सीरीज में कितने अल्फा और कितने बीटा होते हैं। अब पहले से ही इनकी संख्या कैसे फिक्स हो जाएगी, हाँ पक्का हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अंतिम प्रोडक्ट फिक्स है, अंतिम प्रोडक्ट फिक्स है। अब पहले वाले का अंतिम जो प्रोडक्ट बेटा वह है लेड 82, लेड 208। तो चलो बेटा, अंतिम प्रोडक्ट ध्यान देना। अब मैं यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेड पहले वाले का ना, एरो लगा दीजिए ऐसे ही, 82 PB 208, यानी कि पहले वाले का ध्यान दीजिए कि पहले वाले स्टेप का फर्स्ट का अब ये फिक्स है ना, ये फिक्स है, यानी कि यही इस सीरीज का 4n सीरीज का लास्ट प्रोडक्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि 4n का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है। अब लेड 208, लेड 207, लेड 206, तो लेड 207 भी होता है आइसोटोप लेड का, लेड 208 भी होता है, लेड 207 भी होता है। किस पर निशान मारेंगे, यदि न तैयार हो, एरू गैरू टीचर से पढ़े हुए हो, पूरा टॉपिक न तैयार हो, ज़बरदस्त सीरीज वगैरह न पढ़ाया गया हो, कर पाएंगे इनसे, कदापि नहीं कर पाएंगे। अंदाज मारेंगे भाग भरोसे, तो भाग भरोसे नंबर भी आएगा, आ गया तो ठीक, नहीं तो गया, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, तो यही अंतर होता है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, धुनाई कर रहे हैं ना, पढ़ाने में तो हर गली में मिल जाएंगे,
ना, जिसको ABCD नहीं आती वो भी फिजिक्स पढ़ा रहा है, जो फिजिक्स का नॉलेज नहीं है, थोड़ा आइडिया ही नहीं है, वो भी बस रट करके कोई चीज़ थोड़ा सा पढ़ा दिया बेटा। लेकिन डीप स्टडी करने के लिए यस, इंडिया का बेस्ट चैनल अभी तो शुरू हुआ है, द बेस्ट यही होगा, इंडिया का नंबर 1 यही चैनल होगा। हाँ, हमको श्योर हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल होगा, ठीक। और बस ये तुम लोग अच्छा रिजल्ट दो, फैलाओ, सब्सक्राइब कराओ लोगों से, पता चले तब तो होगा, लेकिन हमारी कोशिश पूरी है। ओके बेटा, कम ऑन। और आप भी इसमें मदद करोगे तो हो जाएगा फटाफट तुरंत ही। देखो तो अब आ जाओ। तो दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट एंड नाउ वेरी इजीली यू कैन डिटरमाइन। अब देखो यहीं से क्वेश्चन क्या बनेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि 4n सीरीज का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, या थोरियम सीरीज का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, या 90Th232 का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है। कुछ भी तरह से पूछ सकता है। पक्का? चलो आंसर मारोगे दनादन इस पर। लेट 208 याद कर लो फटाफट। कर लिया? चलो अब तो पूछेगा क्वेश्चन कि थोरियम सीरीज में कुल कितने अल्फा पार्टिकल कितने बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। संख्या देगा 8, 6, 6, 7, 8, 6, 9, 11 ऐसे कुछ संख्या दे देगा। जो अच्छा लगे मार दो। तो या तो अच्छा लगेगा उसमें मारोगे, या नहीं तो काउंट करोगे फट दे तुरंत ही। कैसे? अब जब देखना बेटा, अभी मैं आपको सिखाया था, क्या सिखाया था आपको कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने होते हैं। तो आओ एक मैं करके दिखा के तब यहाँ पे लिखता हूँ। तो अल्फा बराबर क्या होता है बेटा, फार्मूला बोलो जल्दी। A1 - A2/4। यस, फैंटास्टिक। अभी जो लास्ट सीखे हो देखो उसी का यूज। अब अल्फा बराबर कितना, इसी को नंबर कहते हो n। अब जा देखना, तो n बराबर कितना बेटा, A1 कितना है यार, देखो शुरू में कितना दिया था A1, ये है A1। देखो अब यही है, ये है ना, ये है A1, और यहाँ जो दिया रहेगा इसको कहोगे A2। तो देखो n बराबर कितना हुआ A1 232, 230 माइनस देखो यहाँ 208 है, 208/4 कर दो। कर दिया? अब जा देखना बेटा n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया 232 में से 8 निकाल दो तो 24 आ जाएगा। तो 24/4 मीन्स 6। ओके फैंटास्टिक, हाउ मच फैंटास्टिक। हो गया। अल्फा पार्टिकल तो श्योर हो गया आपकी, अल्फा पार्टिकल 6 है, 6 अल्फा पार्टिकल है। अब क्या निकालोगे, बीटा पार्टिकल्स। जानते हो बीटा पार्टिकल्स के लिए अभी मैं बताया था बीटा पार्टिकल्स बराबर क्या, Z- माइनस क्या 2n। अभी बताया था Z-2n बताया था। तो चलो तो अब आ जाओ ऐसे कर दो। देखो अब जा देखना, n बराबर 2 है ना, n बराबर 2 है ना। तो अब नया Z- कितना होना चाहिए था, नया Z- कितना होना चाहिए था, पहले जितना था Z उसमें से 2 गुणे n, यानी कि जितना अल्फा निकला है जितना अल्फा निकला है n, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और जो पहले का जो एटॉमिक नंबर पहले वाला हो उसमें से उतना माइनस कर दो, उसमें से माइनस कर दो 2n। चलो बेटा क्या होना चाहिए था, Z- बराबर होना चाहिए था Z कितना था, देखना बेटा Z कितना था, 4n यहाँ पे है, 90 है ना, ध्यान देना यहाँ पे 90 है ना Z। तो पहले वाला Z 90 है, देखो बेटा यहाँ पे यहाँ मान रख दो 90 माइनस अब क्या 2 इंटू n का मान आया है 6। तो Z- बराबर कितना हुआ 90 माइनस 12 कर दो बेटा। तो 12 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 निकाल दो 80 हो गया, 2 78 हो गया। यानी कि होना चाहिए था कितना, 78 होना चाहिए था, 78 होना चाहिए। दिस शुड बी, बट व्हाट इज द गिवन, 82 दिया हुआ। क्या बताया था, अभी सिखाया था फैंटास्टिक आपको कि कैसे निकालोगे। तो सिखाया था आपको कि पहले Z- निकाल देना, अभी भी सिखाया हूँ ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में। तो अभी तो क्या करना कि Z- निकाल देना, अब फिर देखना कि दिया क्या है उसका डिफरेंस। तो इतना होना चाहिए बट गिवन सो मच 82। तो डिफरेंस कितने का बेटा, तो बीटा बराबर कितने का हुआ, जितना होना चाहिए और जितना है, इतना होना चाहिए और इतना है, जितना है 82 माइनस होना कितना चाहिए 78। तो बीटा बराबर 78 कितना हो जाएगा 4। ओके फैंटास्टिक, देख लिया, मस्त
फर्स्ट क्लास। तो हम लोग कर रहे हैं धुनाई किसकी? यस, नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स की। तो चलो बेटा कैसे निकालोगे एक बार अच्छी तरह से समझो तो फिर से। बच्चे बहुत ही गलती कर देते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, गलत कर देते हैं। और है देखो कितना आसान। अभी ये क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर गया, गलत हो गया तो अंदाजे मारने की क्या जरूरत है, जब 1 ही मिनट देकर सीख सकते हैं। 2 मिनट में जब हम इसको मास्टर बन सकते हो, 2 मिनट में, है कि नहीं? तो जब 2 मिनट में इसे मास्टर बन सकते हो, 2 मिनट समय देके 5 मिनट समय देके अच्छी तरह से सीख सकते हो, तो अंदाजे में क्यों मारना, रिस्क क्यों लेना। ओके फर्स्ट क्लास। चलो अल्फा बराबर, फिर से एक बार अल्फा बराबर, पहला काम क्या करोगे, अल्फा बराबर a1 - a2 बटा 4 करोगे, तुरंत n का मान निकालोगे। यानी देखो एग्जाम्पल लिया गया सामने, देखो बेटा पेरेंट एलिमेंट में देखना क्या है, मास नंबर में देखना 232। देखो यहाँ पे पहले जो दिया गया हो 232, 232 ले लिया। लास्ट में देखना कि प्रोडक्ट क्या है, 208, तो 208, 232 में से 208 माइनस कर देना, कितना बेटा सही है ना यहाँ पे? हाँ 24 और 8 32, ठीक बेटा। तो 24/4, दिस इज द 6। अब जा देखना न्यू एलिमेंट व्हाट शुड बी देयर आफ्टर emission 6 alpha particles, after emission of the 6 alpha particles, what should be the atomic number? The atomic number should be z dash equal to z minus 2, z dash should be how much? Z minus 2n. What is the z? Z is the initial value. Z is the initial value, means the initial atomic number of the parent element. So what is the z? Z is the 90. So 90 minus 6 है ना, तो 2 into 6 क्या हो गया बेटा 90, 12 हो गया, 6 × 2 12 हो गया, और 12 क्या निकाल दोगे बेटा, 10 निकाल दोगे 90 में से तो 80 हो गया, और 2 और निकाल दो तो 78 हो गया, तो 78। तो 78, तो देयर शुड बी 78, बट गिवन 82। इसका मतलब क्या हुआ कि 78 होना चाहिए था, लेकिन 82 दिया हुआ है, तो 78 होना चाहिए था, 82 दिया हुआ है। तो ऐसा कैसे हुआ होगा, 78 दिया है, 78 होना चाहिए, दिया है 82, ऐसा कैसे हुआ होगा? 4 का डिफरेंस दिख रहा है, तो 4 बीटा निकले होंगे, तो 4 बढ़ गया होगा, तो 4 बढ़ करके 82 हो गया। क्यों? 1 बीटा निकलने पर 1 बढ़ जाता है, तो 4 बढ़ा हुआ दिख रहा है, 78 होना चाहिए, 82 दिया है, 4 बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो जितना बढ़ा हुआ दिख रहा है वही संख्या किसकी हो गई, वही बीटा की संख्या, जो बढ़ा हुआ दिख रहा है वही बीटा की संख्या हो गई। तो जितना दिख रहा है वही बीटा की संख्या हो गई। फैंटास्टिक। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम? नो। ओके फर्स्ट क्लास, बस हो गया, क्लियर। चलो अब कोई भी क्वेश्चन कर लोगे इस तरह से, चलो आ जाओ, अब हटा दे, चलो नोट करो, एक बार नोट कर लो, फिर से सही से नोट करो। हो गया, आ जाओ। अब ऐसे ही सभी में होगा ना, ऐसे ही सभी में निकाल सकते हो। अब अपने चेक करके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, निकालते चले जाओ सभी सीरीज का। अब जा देखना, तो हाँ, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या पाए हैं हम लोग, देखो बेटा, तो नंबर्स, देखो यहाँ पर ऊपर लिख देना, नंबर्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक बेटा, नंबर्स ऑफ अल्फा एंड बीटा लिख देना। चलो तो फिलहाल पहले वाले सीरीज में हम लोग कितना मिला बेटा, तो पहले वाले सीरीज मिला 6 अल्फा एंड क्या 4 बीटा मिला, पहली सीरीज हो गया। चलो आ जाओ, ऐसे ही अब ट्राई योर सेल्फ नाउ, 2 नंबर में करो, देखो कितना मिल रहा है, करिए। हाँ, अंतिम प्रोडक्ट याद करना पड़ेगा बेटा, इसका अंतिम प्रोडक्ट होता है, बिस्मथ 82 209, तो इसका अंतिम प्रोडक्ट होता है बिस्मथ 82 209, बिस्मथ 82 बिस्मथ 209 होता है। हाँ बेटा निकाल लो तो अभी सा 237 में से 209 माइनस कर दीजिए, 4 से डिवीजन कर दो, और जैसे अभी नियम सिखाया हूँ वैसे निकाल लो। तो फिलहाल कितना आएगा, तो 7 अल्फा 3 बीटा। चलो बेटा देखो यहाँ पे 7 अल्फा एंड 3 बीटा इसका हो गया, चेक करो अपना, निकालो अब। हाँ, चेक योर सेल्फ। चलो नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 पर 4n + 2 सीरीज का लेट लास्ट प्रोडक्ट लेट
चलो बेटा अंतिम आ जाओ। नहीं अभी 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पर लास्ट प्रोडक्ट होता है, लास्ट प्रोडक्ट इसका 82, ये क्लियर है ना बेटा? आ जाओ थोड़ा हम और पहले लिख दें, पता नहीं आ रहा कि नहीं इसमें। हाँ बेटा चलो तो थोड़ा और पहले लिख दिया जाए। हाँ पहले वाले का क्या था लास्ट प्रोडक्ट? पहले वाले का लास्ट प्रोडक्ट था बेटा 82 पीवी, 82 पीवी 208 था पहले वाले का। दूसरे वाले का लास्ट प्रोडक्ट था 82 बिस्मथ 209 था। तीसरे वाले का लास्ट प्रोडक्ट, हाँ तीसरे वाले का लास्ट प्रोडक्ट किस वाले का कितना अल्फा कितना बीटा? तो तीसरे वाले का लास्ट प्रोडक्ट पहले देख लिया जाए 82 पीवी 206। तो हाँ 82 पीवी 206 और तो कितना अल्फा कितना बीटा हो जाएगा निकाल लो। तो अल्फा 8 और 6 होना चाहिए, 8 अल्फा एंड 6 बीटा होना चाहिए। और लास्ट 4 नंबर का तो इसका होता है लेट 207। तो देखो अंतिम वाले का तो पहले तो लास्ट प्रोडक्ट लिख दीजिए 82 पीवी 207, ईसा वैसे निकाल दीजिए A1 - A2/4 कर दीजिए। तो यहाँ पर पा जाओगे 7 अल्फा 4 बीटा, 7 अल्फा एंड 4 बीटा। ओके तो दिस इज द फैंटास्टिक 4 सीरीज ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। हो गया 7 अल्फा 3 बीटा, 7 अल्फा 3 बीटा, यस। चलो चेक कर लीजिए, अब कोई भी चेक कर सकते हैं आप, जस्ट वैसे ही कोई भी चेक कर लीजिए। आइए किसी को चेक कर लिया जाए, जैसे मान लीजिए आप इसको चेक कर लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई भी, दोनों सबका चेक कर लीजिए बार निकाल करके सबका देख लीजिए कि 7 अल्फा 3 बीटा ही आ रहा है ना। और पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, निकालिए अपना योर सेल्फ, निकालिए यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए कि 7 अल्फा 3 बीटा ही आ रहा है ना। यहाँ पे देख लीजिए 8 अल्फा 6 बीटा ही आ रहा है, यहाँ पर देखिए 7 अल्फा 4 बीटा ही आ रहा है। चेक योर सेल्फ, ऐसे नियम जैसे बताया हूँ ना, अभी करो इसे ही फटाफट। चेक योर सेल्फ, जल्दी करिए, फास्ट करिए, सभी चारों सीरीज चेक करिए बार। 1 नंबर तो हो ही गया, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कर लो जल्दी जल्दी। हो गया? हाँ कोई ले लिया, जैसे मेरा मालूम अभी शो करना है। देखो जैसा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इसको ले लेता हूँ। देखो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कैसे कर रहे हो, A1 - A2 करो जल्दी फटाफट। 238 - 206 बाई, बस हो गया अल्फा, और इसी को कहते हो n। अल्फा हो गया, यही n है। कितना आ रहा है देखो तो 206 है बेटा। तो 206 में 32 जोड़ के 238 बन जाएगा। तो 32 32/4, 4 से काटोगे 8 आ जाएगा। ओके 8 अल्फा, श्योर, फर्स्ट क्लास है कि नहीं। देखो अल्फा चेक हो गया, अल्फा चेक हो गया। अच्छा अब बीटा चेक करके दिखा देता हूँ। हाँ बेटा बीटा चेक करके दिखा देता हूँ। जेड डैश कितना होना चाहिए था बीटा पर, बीटा इमिशन से जेड डैश कितना होना चाहिए था, एक बीटा याद है ना। जेड डैश बराबर, जल्दी बोलो, जेड -2n, यहाँ फर्स्ट क्लास, जेड -2n। तो जेड -2n, जेड पहले देख लो कितना था, कौन है, किसका कर रहे हैं हम लोग, इसका 92। तो पहले कितना था, 92 था, 92 था, माइनस 2n, 8 आया है संख्या, 8 2 × 8 देखना। तो 92 - 2, 8 × 2 16, तो 92 - 16 कर दो बेटा। तो 92 - 16 कर बेटा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो 92 में से ना 90 में से 60 निकाल दोगे, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 24। तो 92, तो 92, तो 90 में से 10 निकाल दो बेटा। तो 10 90 में से 10 निकाल दो पहले, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 ऐसे निकाल दें यार। तो 92 है और कितना है बेटा, 16, तो 12 6 हो गया, और यह 8 है 7, हाँ 76 आएगा। 12 में से 6 निकालो, 6 हो गया, और यह 8 8 7, हाँ बेटा 76।
तो 76 हो गया। अब ज़रा देखना बेटा, देखो कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 76 होना चाहिए, इसका निकाल रहे हो, 76 होना चाहिए और दिया है 82, तो 76 होना चाहिए था, 76 होना चाहिए था, 82 दिया हुआ है, 76 होना चाहिए था। कितने का डिफरेंस आ रहा? 76, 4 2 6, 6 का डिफरेंस आ रहा, 6 चेक्ड। क्लियर? आ जाओ। तो ये था। अभी इसको भी कर लो 7 अल्फा 3 बीटा, इसको भी कर लो 7 अल्फा 4 बीटा, सब कर लीजिए। तो अब यहाँ क्या आपका क्वेश्चन कैसे आएगा? तो आपको मैं अभी पहले ही बताया बेटा कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा। सीरीज का नाम दे करके पूछ सकता है, केवल सीरीज का नाम दे करके पूछ सकता है। क्लियर? या फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का पूछ सकता है। तो देखे होंगे क्वेश्चन, अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी लूँगा न्यूमेरिकल। देखे होंगे कि क्या करता है, कोई एक एलिमेंट ले लेता है, एरो लगा देगा बीच में, फिर कोई एलिमेंट लिख देगा, फिर एरो लगा देगा, फिर कोई एलिमेंट लिख देगा। तो एलिमेंट पहला x, दूसरा एलिमेंट लिख देगा y, तीसरा एलिमेंट लिखेगा z। अब पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मास नंबर दे देगा, हाँ, एरो के ऊपर अल्फा लिख देगा और एक इतना अल्फा इतना बीटा लिख देगा। अब जो y बना है आपको y का बताना होगा कि कितना उसका मास नंबर है और कितना एटॉमिक नंबर है। फिर उसके बाद में अगला वाले में एरो के ऊपर कुछ भी नहीं लिखेगा, वहाँ लिखेगा कि अल्फा की संख्या इतना, बीटा की संख्या बताओ, और फिर उसके बाद वाले प्रोडक्ट का दे देगा और क्या देगा, कितना मास नंबर है, इतना एटॉमिक नंबर है। तो आपको उस सीरीज को देख करके बताना होता है ना। और जानते हो कि मोस्ट अब यह तो एग्जाम यह तो क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है बच्चों, क्लास 12th में बोर्ड में भी आता है, तो बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आपके नीट में भी आता है, IIT मेंस में भी आता है, एडवांस में जाएगा, मेंस में आता है। और जितने भी इंडिया के एग्जाम्स हैं जहाँ पर फिजिक्स है, जैसे NDA वगैरह, तो वहाँ पर आता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इनकी संख्या निकालने का तरीका भी गजब का बताया आपको, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तुरंत फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो सेट हो गया आपके एक से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आज के एपिसोड से जो भी हुआ है, 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। ओके, चलो अब फिर यहाँ पर और क्या क्या बातें हैं, अभी बहुत सारी बातें हैं। अब हम लोग के जो थ्योरी में बचा हुआ है, अब हम लोग हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं अभी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एग्जाम में आने ही आने हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर से आना नहीं है, जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, SDP सर को अच्छी तरह जानते हो, P100 फिजिक्स नया चैनल है अभी। क्लियर? तो चलो ओके। फिलहाल तो जानते हो कि इंडिया में कई जगह पढ़ा चुका हूँ, वो बच्चे जानते होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, देखेंगे, वहाँ तक पहुँच जाए तो भी देखेंगे कि यहाँ सब पढ़ा रहे हैं। जहाँ कहाँ, कानपुर और लखनऊ और गोरखपुर और बहुत सारा कहाँ का बताओ। क्लियर? लेकिन अब ये तो हम लोग अभी या ऑनलाइन पहली बार अभी जस्ट स्टार्ट किया चला P100 फिजिक्स। क्लियर? कोरोना के बाद शुरू किया, लोग कोरोना पहले शुरू किए थे, हम कोरोना बाद शुरू किए। हाँ, तो थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब कराना है, फैलाना है इसको। फिलहाल तो अभी तक बेटा यह तो क्लियर हो गए, हम लोग आज के एपिसोड में इतना देखा, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसके बाद, अभी लेता हूँ, अब नया हेडिंग हमको लेना है। अब यहाँ पे तो न्यूमेरिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले थ्योरी थोड़ा सा बचा हुआ, उसको पूरा कर दूँ। तो अब वो थ्योरी में क्या बचा हुआ है, कार्बन डेटिंग क्या होता है, किसी फॉसिल्स की एज कैसे निकालते हैं, किसी प्लांट की एज कैसे निकालोगे, यानी कि जो कार्बन कंटेनिंग चीज़ें हैं उनका एज कैसे निकालोगे, और जो लेड कंटेनिंग है उनका एज कैसे निकालोगे। फॉर एग्जांपल यूरेनियम डेटिंग। तो यूरेनियम डेटिंग क्या है, जैसे किसी चट्टान की, कोई चट्टान का पीस है, कोई पत्थर का पीस है, कोई पत्थर का टुकड़ा है, अब हमको उसका एज बताना है कि वो कब का है, तो उसको हम कैसे बताएंगे, उसको एज उसका कैसे बताएंगे। तो जब किसी चट्टान, किसी रॉक का, किसी स्टोन का, किसी पत्थर का हमको एज बताना होगा, तो हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको कहते हैं यूरेनियम डेटिंग ना। तो उसमें कितना लेड का डिपोजिशन है उसके बेस पर बताते हैं। और जब कहीं पर किसी प्लांट का, किसी एनिमल का ना डेथ हो, बहुत पहले हुआ हो, फॉसिल्स का, तो जब कहीं फॉसिल्स का या प्लांट का एज बताना होता है तो उसे कहते हैं कार्बन डेटिंग।
तो यूरेनियम डेटिंग क्या होती है और कार्बन डेटिंग क्या होती है, दो चीज़ें अभी हम लोग अगले एपिसोड में जस्ट, यानी कि ये नंबर था 5, नंबर 6 में अभी हम ले रहे हैं। तो थ्योरी में बस से थोड़ा सा बचा हुआ है, वहाँ पर रेडियोएक्टिविटी यूनिट वगैरह बता दिया है आपको ना। अब थोड़ा सा एक और पॉइंट आता है, कभी कभी पूछ देता है कि डोज कितना पॉसिबल है। अभी जैसे मान लो कि ये देख रहे हो कि रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो अब सपोज करो कि यदि एटम बम मार दिया जाए तो वहाँ पर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेस का जो इमिशन होगा, तो कहा जाता है कि उसकी रेंज कहाँ तक होगी, कितना रेडियो एक्टिविटी कोई एक पर्सन ना एब्जॉर्ब कर सकता है, कितने पर उसकी इमीडिएट डेथ हो जाती है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं ना। तो पॉसिबल यानी कि संभव कितना है कि कोई व्यक्ति जो है उतना इस रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो कहीं पर, और यदि आदमी वहाँ पर फंस जाए तो वह कितना अमाउंट एब्जॉर्ब कर सकता है, कितने अमाउंट के बाद में उसमें म्यूटेशन हो जाता है, कितने अमाउंट के बाद में कैंसर हो जाता है, और कितने अमाउंट के बाद में इमीडिएट डेथ हो सकती है। तो ये इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डोज बोलते हैं इसको। व्हाट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डोज। तो दो चीज़ें हैं। तो रेडियो एक्टिव डोज अभी देख लिया जाएगा क्या है, यूरेनियम एंड कार्बन डेटिंग क्या होती है ये देख लिया जाएगा बेटा। और फिर आता है जैसे कि न्यूक्लियर विंटर क्या होता है, तो ये तो अभी हम लोग न्यूक्लियस से भी जब पढ़ा जाएगा तो वहाँ पढ़ा जाएगा। न्यूक्लियस जब पढ़ा जाएगा, जब वहाँ बताएंगे एटम बम का विस्फोट होने पर कितना टेम्परेचर क्रिएट होता है, तब वहीं पर बताऊँगा कि न्यूक्लियर विंटर क्या होता है ना, न्यूक्लियर विंटर क्या होता है, न्यूक्लियर रेनिंग क्या होती है, होलोकॉस्ट क्या होता है। ये तमाम चीज़ें हैं ना। पूरा फिजिक्स में कुछ भी ऐसा ना हो जो कि आप न जानते हो, क्या, क्यों, कैसे, तो अभी उसको देखा जाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ और आता है विल्सन क्लाउड चैम्बर। हाँ देखो ये भी एक हेडिंग है, विल्सन क्लाउड चैम्बर, यानी कि अल्फा बीटा गामा का डिटर्मिनेशन। तो ये जो 2-3 हेडिंग अभी थ्योरी में हम लोग की बची हुई है, तो इस वीडियो को थोड़ा अभी यहीं रोकता हूँ। क्लियर। और जस्ट अभी आते हैं, तो अभी जस्ट आफ्टर द ब्रेक अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो, यानी कि रेडियो एक्टिविटी पार्ट 6 में हम लोग पहले क्या देखेंगे, यूरेनियम डेटिंग, फिर देखेंगे कार्बन डेटिंग, फिर देखेंगे रेडियो एक्टिव डोज, फिर देखेंगे विल्सन क्लाउड चैम्बर, और फिर देखा जाएगा ये विंटर, न्यूक्लियर विंटर वगैरह तो देखेंगे हम लोग न्यूक्लियर से, अब एटम बम जहाँ पढ़ाऊँगा वहाँ पर। क्लियर, तो वहाँ पर देखा जाएगा। तो अच्छा, और इसके बाद देखा जाएगा यानी कि वीडियो नंबर 6 में हम लोग ये सब देखेंगे, और वीडियो नंबर 6 में ही लास्ट में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। अभी मैं यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा, टेक्निक, कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है सर्टेन आना है, जो कौन वाला, वह रेशियो वाला। और एक जो बार बार IIT वगैरह में बार बार पूछता है, आपके नीट में भी आ चुका है कई बार, तो वह जो λ1 और λ2 का मान दिया रहता है, 8 लैम्डा 6 लैम्डा दिया हुआ है ना, 1/e हो जाए, 1/e² हो जाए। अभी टेक्निक बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा, अभी ट्रिक बताऊंगा, उसका देखते ही आंसर मार देना खटाखट। बात समझा। तो इसका मतलब ये हुआ, एक अभी लाइन वीडियो की 1 सेकेंड का वीडियो आगे पीछे नहीं करिएगा। 1 सेकेंड में पता चला ये कि 1 सेकेंड में वही वाला छोड़ दिया जो मेन आने वाला था, आगे भगा करके 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में वही छोड़ दिया जो मेन पॉइंट था। कभी नहीं, कदापि अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक, ओके, तो फिर मिलते हैं अभी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके, तब तक इतना तैयार करिए, मैं अभी तुरंत आता हूँ। ओके।